बिल्कुल भी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है समाकलन। इंटरग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन। हाँ, समाकलन। ठीक है, इसी में लिखिए, इसके अंदर लिखिए, इसी के अंदर लिखिए किसी फलन का किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया, प्रतिलोम संक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन। समाकलन कहलाता है। अरे कुछ भी लिख लो। हो गया? नई लाइन से लिखिए, नई लाइन से लिखिए। समाकलन, समाकलन एक क्रिया है, एक क्रिया है जिससे प्राप्त उत्तर, जिससे प्राप्त उत्तर समाकल, समाकल जिससे प्राप्त उत्तर समाकल कहलाता है। और जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे समाकल्य, उसे समाकल्य कहते हैं। लिखने के लिए इतनी बातें बहुत है, सारी बातें समझने के लिए। समझते हैं, पहले इसी को समझ लो जो तुमने लिख रखा है। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया समाकलन कहलाता है। यानी कि जो आपने अवकलन किया है उसका रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो आप समाकलन करेंगे। आपने गुणा कर दी, रिवर्स करना है, भाग करो। नहीं समझ पाए? आपने जोड़ा है, रिवर्स करना है, भाग करो, तो सॉरी घटा दो। अवकलन कर दिया, अवकल गुणांक प्राप्त हो गया। किसी फलन का अवकलन करके अवकल गुणांक प्राप्त हो गया, जिसको हम अवकलज भी कहते हैं। और उसका अगर हम समाकलन कर दें, उस अवकल गुणांक का, उस अवकलज का अगर समाकलन कर दें, तो दोबारा से उसी फलन पर पहुंच जाते हैं, दोबारा उसी फलन पर पहुंच जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसीलिए लिखा हुआ है किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया क्या है? समाकलन। इतनी बात समझ में आ गई? फिर समाकलन एक क्रिया है, यानी जो हम लोग स्टेप लगा रहे हैं वो क्या है? समाकलन। समाकलन जो स्टेप लगा रहे हैं, स्टेप लगाने के बाद जिससे प्राप्त उत्तर समाकल कहलाता है। जिस प्रकार अवकलन की क्रिया करते हैं, अवकलन की क्रिया करते हैं,
और अवकलन की क्रिया करने के बाद अवकलज प्राप्त होता है। प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज, अवकल गुणांक प्राप्त होता है। उसी प्रकार समाकलन में जो हम क्रिया करते हैं वो तो समाकलन है, लेकिन जो उत्तर प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? समाकल। क्या कहेंगे? समाकल कहेंगे। जिस फलन का हम अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समाकल। जिस फलन का हम लोग समाकलन करेंगे वो समाकल, यानी कहेंगे क्या समाकलन के करने के योग्य है, इसीलिए कहेंगे समाकल। और अवकलनीयता, अवकलन, समझ गए? जब अवकलन करने के योग्य होता है, नहीं ना कहते हैं अवकलनीयता की जांच कीजिए, है ना? तो अवकलनीयता की जांच करने का क्या मतलब है कि अवकलन किया जा सकता है कि नहीं। वैसे ही समाकल्य की जांच कीजिए, मतलब समाकलन किया जा सकता है कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये 3 शब्द निकल कर आए, वो समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताई कि अगर कोई भी फलन हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, कुछ उसमें फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले की सहायता से उसका हम मान निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास फलन है fx बराबर x²। थोड़ी देर के लिए अवकलन आपको रटा पड़ा है। अगर अवकलन की क्रिया आपको नहीं आती है तो आप समाकलन किसी भी हालत में नहीं सीख सकते। जिस प्रकार अगर आपको गुणा नहीं आता आप भाग नहीं सीख सकते, उसी प्रकार fx बराबर x² है। अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन, तो आप जानते हैं कि fx का f' और x² का 2x। ये कहाँ से आ गया 2x? फॉर्मूला याद था इसलिए कर लिया, समझ गए? अब इसी f' का अगर आपको कभी f' दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि वो 2x है, fx बताओ क्या था? यानी वो कह रहा है कि फलन का अवकलन कर दिया गया है, फलन का अवकलन कर दिया गया है, तो उत्तर क्या मिला? 2x। लेकिन फलन क्या था? तो समझ गए कि अगर वो फलन से अवकल गुणांक पर जाएगा तब तो अवकलन, लेकिन अवकल गुणांक से अगर फलन पर जा रहा है, इसका मतलब अवकलन की विपरीत क्रिया, और अवकलन की विपरीत क्रिया क्या होती है? यानी इसका क्या करना है? समाकलन। समझ गए? तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। तो ये सिंबल है समाकलन का, f' इंटू dx। ये dx क्यों लगा? x के सापेक्ष समाकलन है इसलिए dx बराबर समाकलन 2x dx। ये x के सापेक्ष दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। ये सिंबल है और ये दर्शा रहा है कि x के सापेक्ष हम लोग समाकलन कर रहे हैं। अगर y के सापेक्ष करते तो क्या लगाते थे? dy। z के सापेक्ष dz। बोलो हाँ या ना? ठीक है। f' का समाकलन fx होता है, fx का अवकलन f' का समाकलन fx। कोई दिक्कत? यहाँ आओ, ये तो रटा रहा है, इधर देखो ध्यान से। अब इसका समाकलन करने जा रहे हैं। समाकलन के लिए एक सूत्र होता है, थोड़ी देर के लिए क्योंकि अभी हम लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं, अभी केवल हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अभी कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं चल रहा है, अभी जानकारी, अभी बहुत कुछ बताना है आपको। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स। x की पावर n इंटू डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, चौहान बताओ। x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। अभी c की कोई बात हम नहीं करेंगे, पहले यहाँ आइए। ये 2 ऐसे, ये 2 कांस्टेंट है, किसी अचर पद में समाकलन नहीं लगाना है, क्लियर है? उसको कांस्टेंट ले लिया। x की पावर कितनी है? 1, तो x की पावर n उसी रूप का बन गया, जिसका मान क्या होगा? x की पावर n+1। n का मान कितना है? 1, और +1 तुम बोल रहे हो, बटे n+1। बोलो
ये स्टेप सबको समझ में आया? किसके अकॉर्डिंग? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये क्या बन गया? fx, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, एक और एक 2, 2 से 2 कट गया, fx बराबर, लो भैया, लो भैया, fx बराबर एक्स स्क्वायर, जिसका अवकल गुणांक क्या था? f डैश x बराबर 2x, और f डैश x बराबर 2x दिया था, और हम पूछ रहे थे फलन बताओ, फलन क्या निकल कर आ गया? fx बराबर एक्स स्क्वायर। क्या बिल्कुल सही निकल कर आया? समझ में आया? जैसे करके लिखिए नीचे। तेज लिखना थोड़ा, ठीक है। अब इसी चीज़ में और नई बात सीखने वाले हैं। एक जगह पर हम लोग फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं उसकी बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हम दावा कर रहे हैं कि किसी भी फलन का अवकलन करके उसका अवकल गुणांक प्राप्त करना हम जानते हैं, और एक छोटा सा दावा और कर रहे हैं कि अवकल गुणांक का समाकलन करके हम फलन भी प्राप्त करना जान चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग कितना खरे उतरते हैं अपने दावे पर। x के सापेक्ष अवकलन, fx का f डैश x, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का 0, तो f डैश x कितना मिला? 2x। क्लियर? ये प्राप्त कर लिया अवकल गुणांक, और अवकल गुणांक प्राप्त करने के बाद हमें समाकलन की परिभाषा याद आई कि भैया अगर अवकल गुणांक है और हमें फलन चाहिए तो अवकलन की विपरीत क्रिया लगा देते हैं, प्रतिलोम क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? समाकलन। यानी समाकलन करने वाले हैं किसमें? अवकल गुणांक में। अवकल गुणांक हमको क्या प्राप्त हुआ? f डैश x बराबर 2x। दोनों पक्षों में क्या लेने पर? x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन f डैश x इंटू डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट x इंटू डी एक्स। कोई समस्या? f डैश x का समाकलन अभी समझा दिया था क्या होता है। f x 2 कांस्टेंट x का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1। तो एफ एक्स बराबर, इससे ही काट दें डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर। देख लो क्या फलन बना कि नहीं बना? नहीं बना। और अभी तो हम लोग दावा कर रहे थे बनेगा, नहीं बना। तो ऐसे यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तो, 4 होता तो, 5 होता तो एक बात ये पता चली कि अगर किसी फलन में अचर पद है, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस अचर पद को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब अचर पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो उसको शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे? आंसर में। तो इसको हम क्या कह देंगे साथ में? तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहाँ सी क्या है? एक स्वेच्छ अचर है। अपनी स्वेच्छा से एक पद रख सकते हो, अचर मान रख सकते हो, जिसको समाकलन अचर बोलते हैं, जहाँ सी बराबर समाकलन अचर। और कौन सा अचर? स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर मतलब स्वेच्छा से।
अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर स्वेच्छा क्या तुम्हारी इच्छा है, सी की जगह क्या रखना चाहते हो, 2, लो बना दिया। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। अब तुम कहोगे सर जी ऐसे 2 ही क्यों ले रहे हो, 3 भी तो ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो दर्शा रहा है तुमको कि x² + 2 है, तब तो तुमने कह दिया 2 है। अगर हम इसको दिखाएं ना, सीधे यहाँ से क्वेश्चन लगवाएं तो इसको मत देखो, इसको मत देखो, यहाँ से लगाओ समाकलन, x² आया c। अब बताओ c का मान कितना लोगे, अब मत कहना 2। अगर 3 ले लिया तो क्वेश्चन फलन चेंज हो जाएगा। तो भैया हम लोग फलन ले ही कहाँ रहे, हम लोग तो अचर पद था, अचर पद किसी भी परिवर्तन दर, और अवकलन क्या है, एक प्रकार की परिवर्तन दर है। अवकलन क्या है, परिवर्तन दर है। तो परिवर्तन दर में अचर पद कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो उस अचर पद के पीछे क्यों पड़ गए। क्या आई बात समझ में। यानी अवकलन से समाकलन, समाकलन से अवकलन आने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही दिक्कत है, कौन सी, अचर पद की। तो अचर पद को हम सी बोल देंगे। अब बताओ क्या सी की पूरी कहानी समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए फाइनल आंसर में, वैसे किताबों में बीच बीच में भी है, लेकिन आपको फाइनल लगाना है, क्योंकि वो क्या करेगा, अगर 3 पार्टों में समाकलन लग रहा होगा तो पहले के लिए समाकलन गुणांक अलग लिखेगा, दूसरे के लिए अलग लिखेगा, तीसरे के लिए अलग लिखेगा, कहेगा ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, फिर लास्ट में कहेगा जहाँ C1 C2 C3 जो है वो C के बराबर है, लास्ट में C लिखेगा। तो इतना बवाल करने की जरूरत नहीं, सीधे लास्ट में C लिखो। जब सारे समाकलन के सिंबल हट जाएँ तो C लिख दो, ठीक है। बाकी स्कूल में मैम का देख रहे ना, अवकलन खत्म। कुछ बताने जा रहे हैं, समाकलन होता क्या है। समाकलन होता क्या है समाकलन। ये तो समझ में आया कि अवकलन की विपरीत क्रिया समाकलन है, और क्या ज़रूरत है, क्या अनुप्रयोग है, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे हुई। ये x है, x' है, y है, कोई वक्र है, कोई वक्र है लहरता हुआ, क्षेत्रफल निकालना है x अक्ष के साथ में। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ए से शुरू हो रहा है, बी पर समाप्त हो रहा है। आयत का क्षेत्रफल फार्मूला याद, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला याद, समबाहु त्रिभुज फार्मूला याद, विषमबाहु त्रिभुज फार्मूला याद। कुछ विशेष आकृतियाँ छोटे क्लासों में सिखा दी गई, जिनको हम लोगों ने रट लिया। इस लहरा का फार्मूला बताओ, है कोई फार्मूला। अगर मान लिया निकाल के याद भी कर लें समाकलन की सहायता से, तो वो अब की बार यहाँ गिराएगा, यहाँ उठाएगा, कहेगा इस लहरे का बताओ। ऐसे कितने लहरें याद करोगे, तुम भी एक लहरे ही बन जाओगे। इसलिए ऐसे आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो बात जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति में हम लोग त्रुटि को कम कर रहे हैं। अब ये त्रुटि क्या है, गलती। फिजिक्स में सुना होगा, कहाँ गलती हो रही है। अगर तुमने सोचा कि चलो ऐसा करें कि एक फ्लैट लाइन यहाँ से ऐसे खींच लें और ये आयत बना लें और बस उसने लिख देंगे, तो भैया तुमने ये पार्ट छोड़ दिया है, गलत है तुम्हारा। तुमने कोई बात नहीं, ये गलत ज़्यादा था, तुम क्या करेंगे, इसके फ्लैट एक लाइन खींच लेंगे तो ये एक आयत बना लेंगे, तो भी तुम्हारा गलत है, तुमने ये पार्ट ज़्यादा ऐड कर लिया, यानी तुम हर तरफ से फंसे हुए हो।
समझ गए? तो हम क्या करने वाले हैं, फील करने वाले हैं कि हम इसको त्रुटि को ख़त्म करने के लिए हम इसके इतने बारीक पार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये जो रेखा ऐसे लहर रही है ना, वो रेखा एक बिंदु की तरह काम करेगी, और उस बिंदु पर रेखा किसी बिंदु की चौड़ाई तो होती नहीं है, तो वो चौड़ाई बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, बिल्कुल जीरो, और बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो वो जो गलती देगी वो बिल्कुल ना के बराबर गलती हमको देगी। यानी कि दिखाने के लिए तो हम चौड़ी पट्टी बना रहे हैं, लेकिन आपको फील ये करना है कि वो पट्टी कैसी है, काफ़ी करीब। चलो यही समझ लो, इतने बड़े में है क्षेत्र है ये बहुत, ये हमने फिर भी आपको पट्टी कैसे दिखाई है, काफ़ी दूर दिखाई है, इससे भी ज़्यादा करीब पट्टी बनाई है। समझ गए? अब बताओ, इस आयत की लंबाई तो ये है, चौड़ाई कितनी है? यही तो चौड़ाई है, ऊपर भी चौड़ाई कितनी है? यही तो चौड़ाई है। कहाँ गलती है, कहाँ लहर रहा? अब तुम कहोगे लहर तो रहा है, लेकिन बेटा ये तो हमारे अकॉर्डिंग लहर रहा ना। हमने क्या बताया, जितनी चौड़ी बनाई है इससे भी लाख गुना ज़्यादा पतली बनाई है हमने। बात समझो, क्या समझ पा रहे बात हमारी? तो जो ये चौड़ाई है वो गलती ना के बराबर देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ऐसे कितने आयत बना लेंगे यहाँ पर? अनंत आयत बना लेंगे, जितने बन पाएंगे। समझ गए? तो आयतों की संख्या कितनी बन जाएगी? n टर्म तक आयत बना लेंगे, n टर्म तक आयत बना लेंगे, और प्रत्येक का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। प्रत्येक का क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या मिल जाएगी हमको? क्या मिल जाएगा हमको? इसकी आकृति का क्षेत्रफल। और आयत की लंबाई तो यही रहेगी, यहाँ पर लंबाई कुछ और रहेगी, यहाँ पर लंबाई कुछ और रहेगी, यहाँ पर लंबाई कुछ और रहेगी। ऐसे जितने भी आयत बनेंगे सबके अलग अलग इंडिविजुअल क्षेत्रफल निकालकर सबको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर तुम तुरंत कहोगे सर जी ऐड करना तो संभव ही नहीं है, इतने ज़्यादा आयत बन जाएंगे। तो भैया ऐड करने की क्रिया को ही तो समाकलन कहते हैं, यानी कि सम ऑफ मैनी टर्म्स। जब कई सारे टर्मों को जोड़ना हो तभी तो समाकलन बना। क्या बोला? सम ऑफ मैनी टर्म्स। कई सारे पदों को जोड़ना हो तो किसकी याद आएगी? तब प्लस मत लगाना, तब जोड़ना मत, जोड़ नहीं पाओगे। समझ गए? इसीलिए क्या बनाया गया? समाकलन। तो सम ऑफ मैनी टर्म, और उसी सम से सम ऑफ मैनी टर्म्स, सम ऑफ मैनी टर्म्स, सम ऑफ मैनी टर्म्स, ये समाकलन का सिंबल बना। बताओ क्या आई बात समझ में? क्या इतनी बात समझ में आई? ये सिंबल, समाकलन का सिंबल ये क्यों है? ये क्या दर्शाता है? सम ऑफ। किसका सम? दो पदों का। अरे वो तो हम भी जोड़ना जानते हैं। 10 पदों का वो भी जोड़ लेते हैं, n पदों तक वो भी जोड़ लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है, फॉर्मूले से लगा लेंगे। लेकिन सम ऑफ मैनी टर्म, बहुत सारे पद हैं, छोटे छोटे कई सारे पद हैं, और वो भी अलग अलग, उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन। यही होता है समाकलन, यानी सम ऑफ मैनी टर्म्स। अगर कोई पूछे समाकलन है क्या, कहना सम ऑफ मैनी टर्म। कई सारे पदों को जोड़ना समाकलन, कई सारे पदों को जोड़ना समाकलन है। क्लियर है? और उसी सम से समाकलन का सिंबल भी तैयार हुआ। बोलो क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो एक तुमको बात और पता चल गई, समाकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर नंबर 8 है, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किसी भी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमसे कहेगा, और हम लोग समाकलन का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकालेंगे चलकर। इसीलिए हमने इसको यहाँ छोड़ दिया। कहाँ पढ़ेंगे चलकर? चैप्टर नंबर 8 में। अभी हम लोग केवल क्या पढ़ेंगे? समाकलन। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बाकी इसकी जो चर्चा है, क्षेत्रफल वाली चर्चा, वो कहाँ चलेगी? चैप्टर नंबर 8 में। अच्छा, तो भैया सभी लोग हेड डाल लीजिए। सूत्र
दूसरी चीज़, एक और चेतावनी है। चेतावनी ये है कि जब आप अवकलन पढ़ते थे तो आप अगर थोड़ा पिछड़ भी गए तो आपने हमको पकड़ लिया आगे पीछे कैसे भी करके, लेकिन समाकलन में अगर आप एक बार भी पिछड़ गए तो आप हमको पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, पहली बात तो ये हो गई, हमारा मकसद डराना नहीं चेताना है, हम आपको चेता रहे हैं, ठीक है। तो भैया दूसरी बात ये है कि जब आप समाकलन पढ़ेंगे तो आपको हर हालत में होमवर्क के लिए टाइम चाहिए। यानी आप किसी भी एक सिंगल डे में ये नहीं कह सकते कि आज नहीं कल देखा जाएगा, आज हमारी तबीयत खराब है कल देख लेंगे, नहीं हो सकता। यमराज भी खड़े हो तो कहना समाकलन लगा लें फिर चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, कौन? वो क्यों लेके जाएगा? अरे वो लेने आएगा, वो लेने, हाँ लिमिट लगा सकते हो, या तुम उससे कहना कि लेने आए हो, चलेंगे, पहले समाकलन लगा लें, और चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त है, भैंसा हम चलाएंगे, ठीक है। और बस भैंसा तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है, चाहे जहाँ घुमाओ, क्यों ले जाओगे परलोक, हाँ यहीं घुमाना कोचिंग आना, भैंसा बाहर खड़ा कर देना कि पता लगो इधर से तुमने कहीं प्रियांशु तुम बैठ ले हो अपना तो गए प्रियांशु को ले जा रहे। अच्छा, तो भैया सूत्र, हाँ क्या कहानी मिली कि आपको पर डे लगाना है, पर डे, ठीक है ना। कोशिश हमारी तरफ से ये रहेगी कि पर डे एक एक्सरसाइज का समाप्त करेंगे, और एक्सरसाइज शुरुआत में हो सकता थोड़ा धीरे चले, जैसे जैसे हम पहुँचेंगे आपकी गवाही लेते जाएंगे, आप हाँ कर दोगे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन समझा देंगे, कोशिश रहेगी बोर्ड पे समझाएंगे, और उससे ज़्यादा कोशिश रहेगी कि ओरल पढ़ेंगे, ताकि उसका रीज़न है अगर हमने A to Z जितने भी क्वेश्चन है अगर हम बोर्ड पे लगाना चालू कर दिए तो आप ये समझ लीजिए कि समाकलन 3 महीने का है। अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक अगर आपको नहीं याद है तो समाकलन के पन्ने पलट लेना, आपको याद हो जाएगा, ABCDEFGHIJK पूरा, ठीक है ना। इसलिए शुरुआत करते हैं सूत्र नंबर 1 से। अच्छा, अब थोड़ी इसी पर थोड़ी और चर्चा करने वाला है। यहाँ पर जो सूत्र बनेंगे वो ये नहीं कि अवकलन की तरह एक ही बार में लिखा दिए, नहीं, अवकलन में एक ही बार में थे, लेकिन समाकलन में एक ही बार में नहीं चलेंगे। सबसे पहले वो फॉर्मूले चलेंगे जो हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं। अब ये बेसिक फॉर्मूले कौन से होते हैं? बेसिक फॉर्मूले वो होते हैं जो अवकलन कर किसी भी फलन का अवकलन करके हमको प्राप्त हुए थे। नहीं समझे? जो हमने अवकलन पढ़े थे उनके उल्टे पढ़ लेंगे, बस उतने ही फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसके अलावा कोई भी आएगा तो वो हम लोग आगे एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे चल के। क्लियर है? तो सबसे पहला सूत्र बनेगा हमारा, सबसे पहला सूत्र बनेगा समाकलन x की पावर n इंटू dx, जिसके लिए x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c आपको हमने समझाई दिया है। बोलो, लिखते जाओ साथ में। दूसरा समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। तीसरा समाकलन 1/x इंटू डी एक्स लॉग मॉड x प्लस c। चौथा a की पावर x इंटू डी एक्स, a की पावर x का a की पावर x बटे log a बेस e प्लस c। कोई छूट तो नहीं रहा है? हो गए सारे? ठीक, त्रिकोणमिति पे चलते हैं। पांचवा फॉर्मूला समाकलन साइन एक्स dx। सबसे ज़्यादा खतरनाक फार्मूला है ये, सबसे ज़्यादा खतरनाक फार्मूला। साइन एक्स dx का माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब तुमको एमा का खतरनाक है, ये जो माइनस है ना, माइनस
ये तुमको पिंच करेगा बार बार, क्योंकि वहाँ क्या होता है साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ क्या होता है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसीलिए परेशान करेगा। माइनस भूलते हैं बच्चे, और इतना ज़्यादा याद कर लेते तो अवकलन में भी लगा देते हैं लोग यही समस्या है। परफेक्ट याद करना है, ज़्यादा याद कर लोगे अवकलन में चला जाएगा, कम याद करोगे तो समाकलन में छूट जाएगा, परफेक्ट याद करोगे तो समाकलन में रहेगा, अवकलन में नहीं रहेगा। समझ गए? इसीलिए सबसे खतरनाक अगर कोई फार्मूला लगता है तो यही कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, हाँ उल्टा है, उल्टा चलिए 7 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टेन एक्स। यहाँ वो कहानी नहीं है कि साइन कॉस के बाद टेन क्यों नहीं लिखाया, टेन का भी प्राप्ति नहीं हुआ अवकलन में। किसके अवकल गुणांक में टेन प्राप्त हुआ? और जब टेन का अवकल गुणांक, जब अवकल गुणांक ही नहीं है टेन, तो उसका समाकलन कैसे करोगे? समझे? करेंगे विशेष मेथड से करेंगे, विशेष मेथड आगे पढ़ेंगे चलकर, अभी हम लोग बेसिक पर हैं। 5 6 7 8 कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस सी 9 सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स सेक एक्स प्लस सी 10 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ये हो गई त्रिकोणमिति। इसके बाद इन्वर्स, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं। समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 12 नंबर, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी 13 नंबर, 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट कर लो, कोई छूट तो नहीं रहा? हाँ क्या हुआ? 1dx छूट गया। वन डी एक्स होता है। एक बार मन उचट गया अगर समाकलन से तो मन लगेगा नहीं, ठीक है ना? तबीयत खराब, घूमना, व्यवहार मतलब शादी वगैरह व्यवहार में नहीं, रिश्तेदारों में शादी वगैरह, हाँ घुमन्ना उमन्ना चढ़ना, जी मचलाना, बेचैनी, उलझन, ऐसी कोई भी समस्या हो तो समस्या को समाप्त करना, समाकलन को नहीं।